हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक 7वें चैप्टर का 9वां टॉपिक है। 8वें टॉपिक को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका नाम था आधुनिक आवर्त सारणी। उसमें हमने पूरा आवर्त सारणी का ढांचा समझा था। आज हम उसके गुणों में आवर्तिता किस प्रकार से होती है उसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणों में आवर्तिता का मतलब क्या होता है। उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर उसको पॉइंट से आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आवर्त सारणी के पहले वर्ग के दो तत्वों पर विचार करता हूँ, यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम। तो जब मैं सोडियम से पोटेशियम पर जा रहा हूँ, यानी कि मैं वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहा हूँ, तो मुझे आकार में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। और यही वृद्धि सभी वर्गों में मुझे ऊपर से नीचे जाने पर देखने को मिलती है। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है गुणों में आवर्तिता, यानी कि एक ही प्रोसेस हर वर्ग में लागू होता है। उसी प्रकार से आवर्त में भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो इसी प्रकार से समान रूप से परिवर्तित होते हैं। तो इसी को कहा जाता है गुणों में आवर्तिता। इसकी परिभाषा देखते हैं कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने एवं आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रेक्षित होता है। इसे गुणों में आवर्तिता कहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। इसका सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि वे गुण जो क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हैं उनको आवर्ती गुण कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था आकार का, ठीक है। तो यहाँ पर आकार क्या हो जाएगा, एक प्रकार का आवर्ती गुण, क्योंकि आकार संपूर्ण आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ रहा है, यानी कि क्रमिक रूप से परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप गुणों में आवर्तिता का मतलब समझ चुके होंगे। अब आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से आवर्ती गुणों को पढ़ने वाले हैं, उनके नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहला आवर्ती गुण होगा हमारा परमाणु त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद में आयनिक त्रिज्या, उसके बाद में आयनन एंथैल्पी, चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे विद्युत ऋणता। तो हम ये 5 प्रकार के आवर्ती गुणों को पहले समझेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं और आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो ये गुण किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले आवर्ती गुण पर, जिसका नाम है परमाणु त्रिज्या या फिर एटॉमिक रेडियस। तो परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। माना सोडियम का परमाणु हमारे पास है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर सोडियम का परमाणु क्रमांक हमें पता है कितना होता है, 11, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन 11 है। और इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। नाभिक के जो सबसे पास वाला कोष होता है, यानी कि जो प्रथम कोष होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और चौथे कोष में हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो सोडियम का मैं वापस से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिल कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है जिनको हमें फिल करना है। उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहले कोष में फिल कर दिए, पीछे बचे हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। पर दूसरे कोष में हम केवल 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो 8 और 2 10 हमने फिल कर दिए हैं। पीछे बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, उसे हमें तीसरे कोष में फिल करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है उसकी नाभिक से दूरी, उसको कहा जाता है परमाणु त्रिज्या, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था। तो अब हम देखेंगे कि जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं और वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने के लिए मैंने 3 प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया है सोडियम, मैग्नीशियम और उसके बाद में लिया एल्यूमिनियम, ठीक है, जिनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 11, 12 और 13 है, ठीक है। यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11, 12 और 13 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, यानी कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके नाभिक में प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। हालांकि प्रोटॉन को प्रदर्शित नहीं किया जाता, परंतु मैं आपको समझाने के लिए उसके नाभिक में प्लस के रूप में प्रोटॉन लिख रहा हूँ। यानी कि सोडियम के बाहर 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है जो कि धनात्मक आवेशित है। उसी प्रकार से मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन होंगे और जो एल्यूमिनियम होगा उसके नाभिक में 13 प्रोटॉन होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा
कि जो सोडियम का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं उस पर 11 प्रोटॉन मिलकर आकर्षण बल लगा रहे हैं, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। ठीक है, यानी कि 11 प्रोटॉन मिलकर बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार मैग्नीशियम के भी तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जबकि मैग्नीशियम के नाभिक में 12 प्रोटॉन उपस्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम का नाभिक अधिक आकर्षण बल उन इलेक्ट्रॉन्स पर लगाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के नाभिक में 13 प्रोटॉन उपस्थित है, तो वो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर मैग्नीशियम की तुलना में अधिक आकर्षण बल लगाएंगे। तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं वैसे वैसे आकर्षण बल नाभिक का बढ़ रहा है, और जो नाभिक का आकर्षण बल होता है उसे कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब आकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आएंगे। पास आने पर क्या होगा कि आकार में कमी आएगी, यानी कि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसकी नाभिक से दूरी में कमी देखने को मिलेगी। यानी कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या में कमी देखने को मिलती है। तो मैं सीधा यहाँ पर रिजल्ट लिखता हूँ कि आवर्त में का मतलब आप समझ जाएगा कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। कारण क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की परिभाषा को आपको याद रखना है कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगा आकर्षण बल उसे कहा जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आवर्त वाला पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होगी। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं पहले वर्ग के 2 तत्वों का, जिनमें से एक है सोडियम और एक है पोटेशियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक है हमारे पास 11 और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है 19। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे कोष में हमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ऐसा करने पर इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना निम्न प्रकार से प्राप्त होती है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में बाह्यतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, परंतु सोडियम का बाह्यतम कोष तीसरा कोष है, जबकि पोटेशियम का बाह्यतम कोष चौथा कोष है। यानी कि आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एक कोष में वृद्धि हुई। तो आप देख सकते हैं कि नाभिक से जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रही है। यानी कि परमाणु त्रिज्या का मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, और इसका कारण क्या है? कोषों में होने वाली वृद्धि। तो इसको मैं लिखता हूँ कि वर्ग में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोष की संख्या बढ़ती है। तो ये पहला पॉइंट आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैंने सबसे पहले आपको परमाणु त्रिज्या की परिभाषा बताई कि नाभिक से बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड नंबर आवर्ती गुण पर, जिसका नाम है आयनिक त्रिज्या। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी भी परमाणु की जो आयनिक अवस्था होती है उस अवस्था में उसकी त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, आयन आप सब जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धनात्मक आवेशित आयन और एक होते हैं ऋणात्मक आवेशित आयन। अगर इनको बनाना आप नहीं जानते तो मैंने इस टॉपिक के बारे में ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा जब इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण के आधार पर समझाई थी उसमें इसको डिटेल में समझाया था। आप उस वीडियो में जाकर इसको समझ सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जब आयन का निर्माण होता है तो उसका आकार घटता है या फिर बढ़ता है। परंतु इस टॉपिक को समझने से पहले आपका प्रभावी नाभिकीय आवेश का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने के 2 कारण होते हैं, या तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई है। यानी कि किसी परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा है तो उसके 2 कारण हैं, या तो उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ी है या फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई है। वहीं पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी के भी 2 कारण होते हैं, या तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में कमी हुई है या फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मैग्नीशियम का। ठीक है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12
यानी कि इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी 12 और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए इसके बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉनों को इससे हटा देता हूँ। तो हमारे पास मैग्नीशियम +2 आयन बनेगा। इस +2 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10 और प्रोटॉनों की संख्या होगी 12, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई है। और मैंने आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और पहले पॉइंट में हमने देखा था कि जब प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो त्रिज्या में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जब धनायन का निर्माण होता है तो आकार में कमी देखने को मिलती है, या फिर इसको कहें शॉर्ट में, धनायन का आकार उदासीन परमाणु से कम होता है। और मैंने आपको कारण बताया था कि जब धनायन का निर्माण होता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसके कारण आकार में कमी देखने को मिलती है, यानी कि जो आयनिक त्रिज्या होती है धनायन की वो संगत उदासीन परमाणु से कम होती है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक आवेशित आयन बनने पर क्या होता है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर क्लोरीन का। क्लोरीन जब उदासीन अवस्था में होता है तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 प्रोटॉन होते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। और हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बढ़ती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में कमी होती है, यानी कि नाभिक का आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण क्या होगा कि परमाणु के आकार में वृद्धि देखने को मिलेगी, यानी कि ऋणायन का आकार जो है वो संगत उदासीन परमाणु से अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ऋणायन बनने पर कम हो जाता है। ठीक है, तो आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ कि जो धनायन होता है उसका आकार उदासीन परमाणु से कम होता है। क्यों होता है कि धनायन के बनने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि नाभिक का आकर्षण बढ़ने के कारण परमाणु के आकार में कमी देखने को मिलती है, यानी कि धनायन का आकार उसके उदासीन परमाणु की तुलना में कम होता है। और ऋणायन की बात करें तो ऋणायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि नाभिक का आकर्षण बल जब कम होगा तो आकार में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आयनिक त्रिज्या वाले सेकंड नंबर पॉइंट को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रख सकते हैं कि जब सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम धनायन का निर्माण होता है और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। यहाँ पर सोडियम धनायन का आकार सोडियम की तुलना में कम होता है, जबकि क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो Cl- आयन बनता है। Cl- का आकार Cl की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है वो कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड नंबर आवर्ती गुण पर, आयनन एंथैल्पी। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि किसी उदासीन गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो धनात्मक आवेशित आयनों का निर्माण होता है, परंतु उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, तो हमें धनात्मक आवेशित आयन प्राप्त होते हैं। तो किन में ऊर्जा हमें अधिक देनी पड़ेगी और किन में ऊर्जा हमें कम देनी पड़ेगी वो भी प्रभावी नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता है। जैसे कि मैं एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका परमाणु क्रमांक 13 है। ठीक है, यानी कि उसमें 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन उपस्थित है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ ऊर्जा दे करके इसके बाह्यतम कोष के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूँ, तो ये क्या होगी, आयनन एंथैल्पी। जो ऊर्जा मैंने इसको दी है उसे कहेंगे आयनन एंथैल्पी। क्योंकि इस ऊर्जा से पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो इसे कहते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी। अगर मैं क्या करूं और ऊर्जा दूं और इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालूं तो इस ऊर्जा को कहेंगे द्वितीय आयनन एंथैल्पी। और इसी प्रकार से अधिक ऊर्जा देकर तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालूं तो वो होगी उसकी तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब वापस से आते हैं एल्यूमिनियम के उदासीन परमाणु पर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश इस अवस्था में सबसे कम होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आएगी। और मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में जब कमी आती है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी कि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए
पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी थी उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया और प्रभावी नाभिकीय आवेश इस अवस्था में और भी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या और भी कम हो चुकी है। तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए हमें और भी अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। यानी कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है वो सबसे कम होती है, उससे द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी क्रमशः बढ़ती जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट पॉइंट में सीखा था कि जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु के आकार में कमी आती है। तो जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ऊर्जा अधिक देनी पड़ेगी, यानी कि आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। यानी कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। और वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, यानी कि परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके कारण जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन होता है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, जिस कारण से हमें उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है। तो इनको शॉर्ट में अगर कहें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ता है, यानी कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, जिसके कारण बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है और आयनन एंथैल्पी का मान कम हो जाता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी कि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, जिसके कारण बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है, यानी कि अधिक आयनन एंथैल्पी होती है जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं। आयनन एंथैल्पी के लिए रिएक्शन का पैटर्न भी आपको याद रखना है कि जिस परमाणु से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है उसे ऊर्जा देने के लिए हमें उसे अभिकारक के साथ लिखना पड़ता है। जैसे कि सोडियम से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सोडियम प्लस आयनन एंथैल्पी गिव्स अस सोडियम प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि सोडियम को हमने जब ऊर्जा दी तो उससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के सोडियम प्लस आयन बना। तो इसी के साथ थर्ड पॉइंट हमारा क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर आवर्ती गुण पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन बंधुता। लब्धि का मतलब होता है किसी को उपलब्ध कराना या फिर किसी के साथ जोड़ना। तो अगर किसी उदासीन गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर क्या बनेगा? ऋणायन। तो एक बात हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर एनर्जी मुक्त होती है। तो निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कहते हैं आयनन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी मुक्त होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब हम समझते हैं कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से बताया था कि जब हम आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु का आकार घटता है। तो आप सोचिए कि मैं सबसे पहले सोडियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो मैं अगर सोडियम में इलेक्ट्रॉन जोड़ूं तो उसकी बाह्यतम कक्षा नाभिक से दूर है, जिसके कारण वो इतना आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा। जबकि मैग्नीशियम में बाह्यतम कक्षा नाभिक के अधिक पास है, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ते ही वह उसको पकड़ लेगा, आकर्षित कर लेगा। और एल्यूमिनियम की बात करें तो मैग्नीशियम से भी एल्यूमिनियम की बाह्यतम कक्षा नाभिक के अधिक पास है, यानी कि नाभिक का अधिक आकर्षण बल उस पर लगेगा। कुल मिलाकर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा, क्योंकि नाभिक की शक्ति यहाँ पर बढ़ रही है। यानी कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ता है। एक बात आपकी क्लियर हो गई। और एक बात हमें याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ता है तो ऊर्जा अधिक मुक्त होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आसानी से जुड़ने पर ऊर्जा अधिक मुक्त होती है और निकलने वाली ऊर्जा को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है। इसको अगर शॉर्ट में मैं लिखूं,
आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ता है, और आसानी से जुड़ने पर क्या होगा कि अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होगा। अब बात करते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर मैंने आपको बताया था कि कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। इसके कारण से जो बाह्यतम कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जब हम जोड़ेंगे तो चूंकि वो नाभिक से अधिक दूरी पर है, जिसके कारण उसको जोड़ना मुश्किल होगा, और जब मुश्किल से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो ऊर्जा कम मात्रा में निष्कासित होती है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है। एक चीज़ आपको क्लियर करनी है यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ता है तो ऊर्जा अधिक निकलती है, और इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जुड़ता है तो ऊर्जा कम निकलती है। तो आप समझ चुके हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो दूरी बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जुड़ता है और ऊर्जा कम निकलती है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं। अब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन मुश्किल से जुड़ता है, जिसके कारण कम मात्रा में ऊर्जा निष्कासित होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमें कम प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला पॉइंट भी आप समझ चुके होंगे। अब आपको इसका भी एक रिएक्शन का पैटर्न याद रखना है कि जो ऊर्जा निकलती है उसे हमेशा उत्पाद के साथ में लिखा जाता है। जैसे कि मैं क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा हूँ, तो ऊर्जा निष्कासित होगी, उसे हमें Cl- के साथ उत्पाद में लिखना होगा। Cl- प्लस इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब देखते हैं 5वां नंबर, आवर्ती गुण। इस आवर्ती गुण का नाम है विद्युत ऋणता। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। अब बात आती है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। जब दो परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन को साझा करके बंध का निर्माण करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है, और दोनों के बीच में एक बंध का निर्माण होता है जिसे कहते हैं सहसंयोजक बंध, जिनमें दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब होता क्या है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, जिसके कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति। अब खींचेगा कौन? आप इसको प्रभावी नाभिकीय आवेश से रिलेट कीजिए। जिसका नाभिक अधिक प्रबल होगा, यानी कि जिसके नाभिक में धनात्मक आवेश अधिक होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होते हैं। तो इसको अब आप आवर्त से रिलेट कीजिए। आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। ठीक है, यानी कि विद्युत ऋणता बढ़ेगी। यानी कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, आवर्त वाली बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब आते हैं वर्गों पर। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, कोषों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कम करता है, जिसके कारण से विद्युत ऋणता कम होती है। विद्युत ऋणता का काम ही है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना। तो क्या होगा कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ने के कारण विद्युत ऋणता कम होती है। तो मैं एक बार वापस से इसको रिपीट करता हूँ कि किसी भी परमाणु द्वारा सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणता कहलाती है। जैसे कि Cl की विद्युत ऋणता H से अधिक होती है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। अब हमें आवर्त और वर्ग का अध्ययन करने के लिए विद्युत ऋणता को प्रभावी नाभिकीय आवेश से रिलेट करना है, यानी कि नाभिक जितना अधिक प्रबल रूप से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा उतनी ही उसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी। अब हम जानते हैं कि आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिसके कारण से विद्युत ऋणता भी बढ़ती है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिक की शक्ति कम होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को उतनी अधिक तीव्रता से आकर्षित नहीं कर पाता। इस कारण से ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में कमी देखने को मिलती है।
तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर 5 प्रकार के आवर्ती गुणों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। साथ ही अगर कोई डाउट हो तो इस वीडियो को वापस से देखें। 100% आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, पर फिर भी कोई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।